हेलो, गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा आवाज? रेस्पॉन्स करो। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? 83। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं सेट 1 केमिस्ट्री में। ठीक है। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो केमिस्ट्री सेट 1 कराऊंगा उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। मैं जब भी जो भी क्वेश्चन का मैं बताते जाऊंगा उसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ साथ उसमें जितना कॉन्सेप्ट होगा मैं बता दूंगा। हर क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा। तो याद उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। मैं पूरी तरह से उसको कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं। जस्ट वेट करो 1 मिनट। ओके, ठीक है। इससे थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्क्रीन छोटा हो गया, स्क्रीन बढ़िया से देखना चाहिए। जूम। ओके, चलो। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। चलो, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। जो मॉडल सेट है उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि मैं हिंदी में बता दूंगा और साथ साथ इंग्लिश में भी। ठीक है। वो ये जो एक्सपर्ट थे वो एक्सपर्ट चले गए। अब देखो ना क्या है, या हम पे छोड़ दिया है ये। तो इस पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो हम लोग पढ़ते जाते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होती है।
क्या पूछ रहे हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? मैं क्वेश्चन को देखो हिंदी में तुम्हारे सबके पास है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और करके दिखाऊंगा। पूछ रहा है बीसीसी क्या है? बीसीसी ये यूनिट सेल है, करेक्ट। अब बीसीसी यूनिट सेल जो है, इस बीसीसी यूनिट सेल में हमारा क्या है? ये बॉडी सेंटर क्यूबिक जो होता है तुम्हारा, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक, बी फॉर बॉडी, सी फॉर सेंट माने क्यूबिक, और ये होता है सेल, सी फॉर सेल। तो बीसीसी बॉडी सेंटर, इसमें होता क्या है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक। ऐसे हमारा क्यूब होते हैं, है ना। इस क्यूब के होता क्या है? क्यूब के कॉर्नर पे तो पर होता ही है, यहां होते हैं, हर कॉर्नर में होगा। और इस बॉडी मतलब एक कमरा सोचो, उस कमरे के बीच में देखो, नीचे से फर्श से ऊपर और ऊपर से नीचे ना, चारों तरफ से बीच में है। एक बॉडी के अंदर एक परमाणु होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो अब कितना होगा बताओ? क्योंकि ये 8 कॉर्नर में होते हैं, 1/8 इंटू कितने हमारा भाई, हर कॉर्नर से 1/8 होते हैं, 8 प्लस सेंट बॉडी के अंदर एक, तो कितना हुआ हमारा? ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होते हैं। यानी कितने होगा टोटल? इस ये 8 जो कॉर्नर होते हैं, इस 8 कॉर्नर से हमको कितना मिलता है? देखो ये 8 कॉर्नर होते हैं, इससे हमको मिलता है 1/8। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर की बात करो, हर कॉर्नर पे, हर कोनों में, देखो मैं से एक बना रहा हूं, इसको समझोगे। मान लो यहां एक, मैंने यहां एक एटम को रख दिया, गोला, कोई भी हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी गोला हो सकता है, कोई भी कण हो सकता है, यहां रखा हूं। ये 4 रूम है, रूम को ऐसा सोचो छाद है ना, फ्लोर है, फ्लोर ऐसे। अब मैंने इस तरह से लिखा, लेकिन ऐसे सोचो, तो ये 4 रूम है, ये एक तल्ला है, इसके ऊपर मैं और 4 रूम बना सकता हूं, इसके ऊपर तो 4 रूम बनाऊंगा। तो ये जो परमाणु है, इसमें भी है, इसमें भी एक हिस्सा है, इसमें एक हिस्सा है, इसमें एक, अपना एक तला में चारों के साथ, इसके ऊपर 2 तला बनाएंगे, इसमें दीवार देंगे, तो उस 4 रूम के साथ भी होगा। यानी एक कौन जो एक यहां पर कोना है, ये 4 अपने से और ऊपर वाला 4 से, यानी 8 से टच है। यानी एक परमाणु इसमें भी बांट गया, कितना? 8 से बटेगा तो क्या होगा? इसको भी 1/8, इसको भी 1/8, इसको भी 1/8 मिलेगा, हर क्यूब को मिलेगा। इधर 4 को मिला 1/8, ऊपर वाला 4 को मिलेगा 1/8। तो 1/8 कितने हैं? टोटल 8 है, तो 8 से टच है। कितने से टच? 8 से टच है। तो 8 से टच होगा तो हर रूम में कितने पार्ट देगा? 1/8 देगा। इसीलिए मैं लिखा 8 रूम से एक 1/8 करके मिलता है, यानी ये 8 से टच है। कैसे? इधर देखो, मैं इसको दिखाता हूं, तो 2 होगा, तो इसमें कितना आएगा आंसर इसका? 2। कैसे? जैसे मैंने इस कोना के बारे में से, देखो ऐसे लिखूंगा, देखो यहां, फिर मैं ऐसे करूंगा इसको, है ना, फिर इधर से इसको जोड़ूंगा, ऐसे क्यूब, सॉरी, ऐसे क्यूब बनते जाएगा, ये हुआ ना, ये पीछे से क्यूब हुआ, फिर ऐसे रहेगा, ऐसे। तो यहां देखो हर कॉर्नर पे ये, यानी ये कितने से? 2 से टच हुआ, 2 रूम से। फिर मैं इसके ऊपर बढ़ा सकता हूं कि नहीं? इधर से मैं बढ़ाऊंगा, फिर ऐसा बढ़ाऊंगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये आएगा, ऐसे जाएगा। तो ये कॉर्नर एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, ये एक रूम हो गया, तो 4 रूम, 4 से हुआ, एक तला में 4 से हुआ, एक देखो रूम, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 4 घर से टच है। यहाँ पे एक गोला 4 से टच है, इसके ऊपर में एक तला हुआ, इसके ऊपर और एक तला बनाऊंगा, तो यहाँ एक रूम बनेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, तो उस रूम में भी तो टच है, तो कितना मिलेगा? 8 से टच है। यानी एक चीज 8 में बांट गया, 8 में बटेगा तो कितना? इसको मिलेगा 1/8, इसको में सबको 1/8 मिलता है। आई बात समझ में? यानी हमको कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमको? 1/8, है ना।
ओके, कितने कॉर्नर होता है क्यूब का? 8। तो टोटल कितना दिया कॉर्नर से, माने एक क्यूब में कितना मिला, इधर से इधर से इधर से इधर से करके सबसे 1/8 1/8, टोटल कुल मिला के 1 मिला, और एक बॉडी के अंदर था तो और 1 मिला, तो कुल मिला के हमको 2 हुआ। यानी बीसीसी के अंदर कितने होते हैं? 2। याद रहेगा ना? चलो नेक्स्ट, बीसीसी में कुल गोला की संख्या होगा या कोनों की संख्या कितने होगा? 2। दूसरा क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन है? 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम NaOH क्या है हमारे पास? 40 ग्राम NaOH है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब कितने में है भाई हमारा? ये कितने में है? 40 ग्राम NaOH को कहां मैंने मिलाया? 2 लीटर पानी में मिला दिए। ये 2 लीटर पानी है, इस 2 लीटर पानी में इसको मिला दिए। ओके, 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है। बिलियन का मोलरता, इस बिलियन में जब इसको मिलाएंगे तो इसका मोलारिटी कितना होगा? मोलरता है ना, तो इसका मोलारिटी कितना होगा भाई? कौन बताएंगे इसका मोलारिटी कितना होगा? कोई? इसका मोलारिटी कितना होगा? इसका मोलारिटी, तो मोलारिटी का परिभाषा पहले जानना होगा। मोलारिटी का परिभाषा क्या होता है? या मोलारता, मोलारिटी या मोलारता का परिभाषा क्या होता है? इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है कि कितने मोल, यहां पर क्या होगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने में? यस, वॉल्यूम इन लीटर है ना, नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम क्या होगा? आयतन इन लीटर। अब ये लीटर कितने में होता है? 1 लीटर में क्या होता है भाई? ये लीटर जो होगा, हाँ हमेशा 1 होगा। 1 लीटर में कितने मोल है? ठीक है ना, ये किसका होगा? ये आयतन जो होगा, ये आयतन होगा बिलियन का, है ना, ये याद रखने वाली बात है। सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, तो इसमें क्या है कि 1 लीटर में जितने मोल, वो होता मोलारिटी। 1 लीटर में अगर ये मोल हो गया हमारा, इसको N लिखते हैं, और यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, है ना, V इन लीटर, लीटर में लिखते हैं। तो ये मोल्स कितना निकालना है हमको तो मोल नहीं दिया। अगर मोल 1 लीटर में, देखो ये अगर 1 लीटर में 1 मोल हो गया, 1 लीटर में 1 मोल हुआ, तो मोलारिटी कितना होगा? 1। 1 लीटर में 2 मोल होगा, मोलारिटी 2, क्योंकि लीटर ये हमेशा 1 होगा, ये 1। तो यहां पर अगर N 2 मोल लिया, अब लीटर क्या? 1 लीटर, तो भाई ये इसका मोलारिटी 2। अगर 0.5 मोल लिए कितने में? 1 लीटर में, इसका मोलारिटी 0.5। ओके, अब बात देखो, अब हमारे यहाँ तो मोल नहीं दिया, यहाँ तो 40 ग्राम दिया, तो इस 40 ग्राम को क्या करेंगे? मोल में पहले हमको कन्वर्ट करना होगा। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस मोल में कैसे करेंगे? तो याद रखो, मोल जो होते हैं, मोल ऑफ किसका निकाल रहा हूं? NaOH। तो NaOH का मोल जो निकालेंगे तो किसी भी चीज का, सो उसका गिवन वेट, जो वेट दे रहेगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय जो मास 40 ग्राम दिया, तो वो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मैंने मोलिकुलर वेट, 1 मोल का मास, ठीक है ना। तो आणविक द्रव्यमान किसको बोलते हैं? आणविक मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी बोलते हैं। सो यहां पर देख लो, यहां मैंने गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान कितना होगा? NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, तो NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालो। Na के होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये भी 40। ये भी अगर आणविक द्रव्यमान निकालेंगे 1 मोल के लिए, तो 1 मोल का वेट होगा 40 ग्राम, है ना। अब ये 40 ग्राम क्या होता है भाई 1 मोल के लिए? तो पार मोल, हर मोल के लिए ना होता है पार मोल। तो ये आ जाएगा, तो ग्राम ग्राम कट गया, 40 भी कट गया, तो कितना हुआ हमारा? ये हो गया हमारा 1, पार मोल ऊपर में चल जाएगा तो 1 मोल हो जाएगा, है ना। यानी NaOH का ये जो मोल निकालो कितना हुआ? 40 ग्राम NaOH मतलब 1 मोल NaOH। तो ये 40 ग्राम मतलब 1 मोल यहां पर है। 1 मोल कितने में है? 1 मोल कितने में है? 1 मोल 2 में है, 2 लीटर में है। और हमारा परिभाषा क्या है कि परिभाषा में कह रहा है कि कितने मोल 1 लीटर में होगा। तो 1 लीटर में जितने मोल होगा, तो 2 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 0.5 मोल।
तो 0.5 मोल होगा कितना, 2 लीटर में 1 मोल, 2 लीटर में 1 मोल, तो 0.5 मोल कितने में होगा बताओ, 0.5 देखो 2 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में जितने मोल होगा ना वही मोलरिटी, तो 1 लीटर देखो 2 लीटर में हो गया हमारा 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना मोल होगा भाई, 1 लीटर में होगा हमारा इसे, तो 0.5 मोल कितने में है 1 to 5 यानी हाफ मोल मतलब 0.5 मोल। अरे भाई 1 लीटर में कितना होगा, 2 में 1 मोल, तो 1 लीटर में हाफ मोल। अब जितने मोल 1 लीटर में होगा सो मोलारिटी कितना होगा, यस हमारा मोलारिटी का परिभाषा यहाँ पर मोल कितना आया, यहाँ पर पुट करो, मोल आया हमारा 0.5 कितने में 1 लीटर में, तो यहाँ मोलारिटी आएगा 0.5। अब ऐसे भी कर सकते हो, कितने मोल था टोटल 1 मोल, अब 1 मोल कितने में था यहाँ मैं लिख देता हूं, अगर वैसे नहीं करोगे तो ऐसे करो, 1 मोल था ऊपर में और ये कितना आयतन है 2 लीटर, तो बस कर लो ना, तो यही हो गया घुमा फिरा के 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा, सॉरी मोलारिटी है ना। मोलारिटी का परिभाषा क्या होता है, इसको लिखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये होता है मोलारिटी का यूनिट, मोल पर लीटर। तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, मैं हर क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है डोंट वरी, जितने कॉन्सेप्ट होगा मैं हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना बाबू, बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ये है 2CH3 Br प्लस Na है ना, Na अब 2Na है, ओके वेरी गुड। अब ऊपर में है हमारा शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर, जिस ईथर में कोई पानी ना हो, ड्राई ईथर है। अब इसमें क्या हो गया हमारा CH3 बना और CH3 बना और साथ साथ क्या बना है 2NaBr, 2NaBr बना। अब बताओ ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, बहुत हम लोग का इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन जो है हमारा क्या होता है ऊर्ज रिएक्शन, क्या होता है ऊर्ज, यानी बी होगा इसका आंसर, ऊर्ज रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है क्या, देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे, इस रिएक्शन में बता रहा हूं यहां नीचे देखो CH3Br, मैंने यहां लिखा 2Na, फिर मैंने लिखा BrCH3, ऐसे लिख सकता हूं, दो है ना, दो मॉलिक्यूल है, तो यहां एक लिखा CH3Br, उल्टा करके लिखा CH3Br, ठीक है। अब मैंने क्या किया ड्राई ईथर लगा दिए, तो क्या होगा यहां पर ABr 2Na, ये दोनों रिएक्शन कर लिया तो क्या होगा ये दोनों जुड़ गया, तो CH3 और CH3 को आपस में जोड़ दो प्लस ये निकाल दो 2NaBr, इसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी एल्किल हैलाइड अगर दो नहीं देता, अगर दो भी नहीं देता सिर्फ एक देता, यहां भी एक देता, तो ये चीज देखेंगे एल्किल हैलाइड सोडियम ड्राई था, आंख बंद करके कर देंगे क्या ऊर्ज रिएक्शन, और इसी को डबल कर देंगे, जो एल्किल हैलाइड रहेगा उसको डबल कर देना, सो दैट इज एल्केन, ये बन गया इथेन, ओके ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका बी आंसर हुआ ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्या लिखा है NaCl का जलीय विलयन के विद्युत उपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है, यानी when aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode, सो विद्युत उपघटन करना है भाई किसका NaCl में, NaCl का जलीय द्रव्य मतलब पानी भी है, ये दोनों का जलीय विलयन ले लिया हमने, ओके यानी NaCl को पानी में घोल दिया, इसका हो गया एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन हुआ
ओके, इसमें अब क्या किया मैंने, विद्युत चालित किया, जिसको बोलते हैं विद्युत उपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या हुआ, इस जब टूटेगा पानी में तो क्या कौन सा आयन देगा, Na+ हो जाएगा, ओके, प्लस Cl- होगा, ए भी टूटेगा तो क्या होगा, H+ होगा, और क्या होगा, OH- होगा। तो कुल मिला के कितने आयंस हो गया हमारा पास, इतने आयंस मिल गया हमको। आई बात समझ में, Na+, Cl-, H+, OH-, इतने आयंस हो गया। ये 2 हो गया हमारा पॉजिटिव आयन और 2 हो गया नेगेटिव आयन। चलो इसको कैटायन बोल देंगे और इसको एनायन बोल दिया। कैटायन पॉजिटिव आयन और एनायन नेगेटिव आयन। देखो याद कैसे रखेंगे, आयन है उसको मैंने काट दिया तो कैटायन, आयन को मैंने आयन लिखा, मैंने काट दिया कैटायन। एक आयन है एन आयन, तो एक आयन मतलब भाई एक ही हुआ, दैट इज एन आयन। जब काट देंगे दैट इज कैटायन। ओके, तो याद रखने की टेक्निक। अब देखो ये हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस मींस क्या होता है कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यहां पर इसको बड़ा करते हैं, ऐसा है, ठीक है। इस जगह में हमने एक 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिया, ठीक, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, उसमें मैंने इसमें डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसको पूरा पूरा इसका विलयन को मैंने यहां पर भर दिए। और मैंने क्या किया, इससे हमने जोड़ दिया बैटरी से। यहां पर क्या है, बैटरी से जोड़ दिया ताकि हमको इलेक्ट्रिक देना है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा हूं। अब इलेक्ट्रो सप्लाई करने के बाद क्या केमिकल रिएक्शंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते क्या कि भाई इलेक्ट्रिक देंगे केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक देने से, विद्युत देने से रासायनिक अभिक्रियाएं होंगे। आई बात समझ में। सो हम यहां पर देख लेते हैं। अब भाई यहां पर कौन कौन आयंस है, अब देखो यहां पर जो है, ये अगर मान लो मैंने लेफ्ट में हमेशा लिखा जाता है कैथोड को, लेफ्ट में क्या लिखा जाता है, कैथोड को, तो ये कैथोड है। आई बात समझ में। और ये क्या होता है, ये नेगेटिव होते हैं। और ये हमारा एनोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड है। और एनोड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का मामला अलग है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमारा कैथोड जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड, सॉरी इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, बैटरी के पॉजिटिव एंड में लगा देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बैटरी के नेगेटिव एंड में लगाएंगे, अरे उल्टा कर दिया ना, ठीक तो था, ये छोटा है ना नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एंड है और ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, ये बैटरी के पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। चलो अब हमारे पास आयन क्या क्या है, ये पानी में सब तैर रहा है, घूम रहा है, Na+, Cl-, H+, और क्या है हमारे पास, OH-। 4 आयन है। भाई कौन किधर जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस की ओर जाएगा, ये माइनस है ये प्लस की ओर जाएगा, कोई दिक्कत। ये प्लस है तो किधर जाएगा, माइनस की ओर भागेगा, ये भी माइनस की ओर भागेगा। ये हुआ कैटायन। और ये एनायन क्या होगा, इधर भागेगा, ये वाला किधर भागेगा, इधर भागेगा। याद कैसे रखे, देखो कैटायन क्या रखेंगे, कैटायन गोस टू कैथोड, कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। देखो एक कैटायन मैंने पॉजिटिव आयन बताया अभी, किधर जाएगा, कैथोड में जाएगा। तो क्या है ये भाई, याद रखने का, सी से सी, क्या है, सी से सी के ओर, सी मतलब कैटायन और सी मतलब कैथोड। ओके, ये बात समझ में आया। चलो एनायन गोस टू एनोड, माने ए से ए से ए, एनायन गोस टू एनोड, एनोड मतलब ए और एनायन ए। आई बात समझ में। अब हम रिएक्शन को देख लेते हैं, हुआ क्या यहां से, हुआ क्या, क्या हुआ इसमें देख लेते हैं। देखो
अब यह दो सोडियम और H कंपटीशन होगा, कौन जाएंगे Na+ या H+, किधर, कैथोड में, एट कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं घटना, कैथोड में क्या घटना चलेगा, तो दो आयन है जो कैथोड में जाएगा, लेकिन जाएगा तो जाएगा ठीक है, लेकिन रिडक्शन इन दोनों में से किसका होगा भाई, कौन इलेक्ट्रॉन लेके, यस ये जो है इलेक्ट्रॉन लेके Na नहीं बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो H बन जाएगा। इसी तरह दो हाइड्रोजन बन के क्या कर देगा, 2H+, यहां पर H2 बन जाएगा। तो कैथोड में क्या, कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस, सोडियम धातु नहीं बनेगा। क्यों, अब सवाल क्यों सर, दोनों वो भी तो जा सकता था, वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेके Na बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना, इसका कारण है क्योंकि सोडियम भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अच्छा ऐसा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मामला है भाई, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कम है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें जाएंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। Na+ है, ये जो है मेटल है, तो सोडियम क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और Na+ बनना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाना चाहता है, तो ये Na+ बनाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। क्यों, क्योंकि दैट इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इसीलिए ना रिएक्टिव है, इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने का बहुत जल्दी है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब बताओ, कोई अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, नहीं ना है, मेरे पास कुछ देने का है, मैं किसी को दे सकता हूं, मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूं, यानी मुझे किसी चीज को देने का जो है वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेना चाहूंगा नहीं, तुम्हारे पास जो चीज ज्यादा है तुम देना चाहता हो तो तुम थोड़ी किसी से लोगे, नहीं ना लोगे, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके Na+ नहीं बनेगा, क्योंकि वो देना चाहता है तो लेना नहीं चाहेंगे, तो लेने के लिए कौन, ये इससे अच्छा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा है, तो तुरंत ले लेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब कम है 0 से, तो ये इसीलिए जल्दी रिडक्शन हो जाता है और H2 बना ले। तो कैथोड में कौन बन गया हमारा, कैथोड में हमारा हाइड्रोजन गैस बन गया, इधर क्या है भाई, हाइड्रोजन का बुद्ध निकल रहा है, ऐसे निकलते गए हाइड्रोजन गैस। अब चलो ये तो हो गया कैथोड में, अब एनोड में क्या होगा, फिर एनोड में वही कहानी, OH भाग रहा है, Cl भाग रहा है, क्या भाग रहा है, दोनों, OH- भी भागेगा, Cl भी भागेगा, लेकिन वही फिर इस तरह का आएगा, चलो देख लेते हैं। अब एनोड में क्या होगा, एनोड में एट एनोड में क्या हो रहा है, एनायन है, तो भाई दो एनायन है, एक तो हमारे पास Cl एनायन है, अच्छा पहले OH को लिखते हैं, एक OH- है और एक है Cl-। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ना चाहता है इन लोग, अब कौन इलेक्ट्रॉन देंगे, माने यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, माने रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था यहां पर रिलीज करेगा और OH बनेगा, ऐसा हो सकता है, और OH जब बनेगा तो वो H2 में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन में होगा, वो तो बात की बात है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, छोड़ सकता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, मतलब यहां से बाहर चल जाएगा तो Cl बनेगा, फिर दोनों ने छोड़ेगा तो फिर यहां पर CO2 बन जाएगा, चलो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर दो के लिए यहां भी वही होगा, 2OH आएगा तो 2OH से फिर क्या करेगा, 4OH आएगा, 4OH, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसा बना सकता है, क्या बना सकता है, H2O + O2, देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2H2 हो गया, है ना, 2H2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ ए बन सकता है, ए भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन बनेगा, क्यों, अब सवाल क्यों, वही बात है जो यहाँ पर हुआ वही, ये नहीं बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन बनेगा, यानी यहाँ पर जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस, एनोड में क्लोरीन, कैथोड में कैटायन गोस टू कैथोड, जो पॉजिटिव है कैथोड में जाएगा, हाइड्रोजन कैटायन होता है, पॉजिटिव में गया कैथोड में गया हाइड्रोजन बना, क्लोरीन एनायन होता है एनोड में गया, तो भाई क्लोरीन एनायन होता है एनोड में जाएगा तो एनोड में क्लोरीन गैस बनेगा, ये तो बात समझ, ये क्यों नहीं बना, ओके। अब देखो वही रिडक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यहां बता रहा हूं, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और ये क्लोरीन के ऊपर,
अब ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, फिर किसका है? ऑक्सीजन का, फिर किसका है? नाइट्रोजन का, फिर किसका है? क्लोरीन का। ऐसा है फोन, FON, फोन याद रखो। सबसे अधिक है क्लोरीन, सेकंड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। जो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा? वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेंगे, देना नहीं चाहेंगे। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेंगे, तो देना कौन चाहेंगे? आसानी से क्लोरीन आसानी से देना चाहेंगे, इसलिए Cl2 बनेगा। यानी यहां पर क्लोरीन जैसे भाग के यहां आएगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसको दे देगा और यहां पर क्लोरीन गैस निकलेंगे। आई बात समझ में? तो आंसर यहां पर कौन सा होगा? बोला था कैथोड में कौन सा गैस बनेगा? तो कैथोड में हमारा हाइड्रोजन गैस बनेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो कैथोड में हाइड्रोजन, एनोड में क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, which of the following ore is of ore? अच्छा, which of the following is ore of iron? आयरन का ओर कौन है? अब आयरन का ओर पूछ रहे हैं हमें, कौन होगा आयरन का ओर? बताओगे? ओर मतलब हिंदी में कह रहा है इसको अयस्क। इनमें से लोहे का वयस्क कौन है? ओर ऑफ आयरन। ओके, सो ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर जो होते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है 4, उनमें है हेमाटाइट, और एक है कैसिटेराइट, और एक है डोलोमाइट, और एक है बॉक्साइट, है ना? तो ये 4 ऑप्शन है आयरन का ओर। आयरन का पूछा, ए में क्या है? ए में हमारा है क्या, कहा गया? हेमाटाइट, है ना? हेमाटाइट, ठीक। और है बी में है, क्या है हमारा? कैपिटल बी है, सॉरी, कैपिटल बी। ओके, इसमें है कैसिटेराइट, और सी में है डोलोमाइट, और डी में है बॉक्साइट, है ना? डी में क्या है? बॉक्साइट। ये 4 है, 4 है। इनमें से आयरन वाला कौन होगा ये पूछा है ना? आयरन का, है ना? कहां से आयरन मिलता है? दैट इज कॉल्ड ओयस्क, इसको इंग्लिश में ओर बोलते। देखो ये है आयरन का Fe2O3, इसी को हेमाटाइट बोलते हैं। देखो याद कैसे रखेंगे? हेमाटाइट मतलब हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन कहां होता है भाई? हिमोग्लोबिन होता है हमारा खून में, और हिमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन। हिमोग्लोबिन में क्या मिलता है हमारा? आयरन। और हिमोग्लोबिन का खून में है ना, तो खून क्यों लाल है? इसी आयरन के चलते है ना। तो यानी हेमाटाइट से आयरन याद रखेंगे, हिमोग्लोबिन से आयरन। अब ये कैसेटाइराइट, ये क्या है? कैसेटाइराइट होता है SnO2। टीन का है ये, टीन। डोलोमाइट किसका होता है? ये डोलोमाइट होता है तुम्हारा कैल्शियम, ओके, कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसे भी लिखा रहेगा। अच्छा, ठीक। ओके, नेक्स्ट डोलोमाइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जनरली मैग्नीशियम का भी होता है, कैल्शियम का होता है, लेकिन इसमें डोलोमाइट से ज्यादा मिलता है कौन? मैग्नीशियम। तो मेनली डोलोमाइट मैग्नीशियम का बोलेंगे। तो कभी ऑप्शन में ऐसा भी हो जाए कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों, तो मैग्नीशियम को करेंगे। अगर ऑप्शन में मैग्नीशियम नहीं है तो ये कैल्शियम का होगा। मैक्सिमम यहां से मैग्नीशियम मिलता है, तो दोनों है। तो इसको ऐसा भी लिखा रहेगा, या तो रहेगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CO3 होल 2, CaMg, ऐसे लिखा रहेगा। CaMg और Mg हो गया, CO3 इसका होल 2 है, तो वही चीज ना है ये। और बॉक्साइट क्या होता है भाई? ये हाइड्रेटेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
हाइड्रेटेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2H2O। ये पानी प्लस मैंने हाइड्रेटेड वाटर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और उसके साथ साथ क्या है, वाटर भी है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, क्रिस्टल फॉर्म में। सो ये जो हो गया हमारा Al2O3 2H2O, ये बॉक्स है, यहाँ से एल्यूमिनियम, यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ से टीन, यहाँ से आयरन। तो हमारे यहाँ पर आंसर था ये। तो मैंने चारों बता दिया कि अगर कोई बाय द वे दूसरा आ जाए तो, इसलिए मैंने चारों को बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या है, 6 में बताओ। 6 में पूछ रहा है द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में जो ग्रुप 15 है हमारा G15, ग्रुप 15 में कौन कौन है भाई, ना, पीओ, ऐसे सब बिगड़ेंगे, बीआई। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रुप 15 ये है। इसका हाइड्राइड क्या होगा, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा NH3। इसका हाइड्राइड क्या होगा, PH3। इसका हाइड्राइड क्या होगा, AsH3। इसका क्या होगा, SbH3। इसका क्या होगा, BiH3। सबका हाइड्राइड बन गया। इस पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछ रहे इनमें से सबसे ज्यादा होगा सर्वाधिक स्थायित्व वाला, सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, सबसे अधिक स्थायित्व वाला कौन होगा भाई, हाइड्राइड कौन होगा। देखो समझो बात को, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कम होगा। फास्फोरस का साइज बड़ा होता है तो फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होगा। इसके साथ ये और बड़ा होता है, ऊपर से साइज बढ़ता है ना, साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज जो हमारा इंक्रीज करता है ना, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो एस के साथ और बढ़ जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा और बढ़ेगा। तो किसको तोड़ना आसान है, जितने नीचे जाएंगे उसको तोड़ना उतना आसान है बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेंगे, बॉन्ड वीक बन जाएगा। उस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए आसान होगा। जैसे कि एक बड़ा सा लकड़ी है, उसको तोड़ना आसान है, लेकिन वही लकड़ी अगर छोटा होगा तो उसको तोड़ना हमारे लिए क्या होता है, दिक्कत होंगे ना। तो इसीलिए ये छोटा है, इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी इसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा। यानी थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, अमोनिया का। आई बात समझ में, यानी ये आसानी से टूटेगा नहीं क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम है। आई बात समझ में, ओके। ये तो हमने पढ़ा दिए ग्रुप 15 में, इसको डिटेल्स में पढ़ाया, जाके डीसी पालामू में चेक कर लेना, डीसी पालामू चैनल में तुमको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, कौन संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो सब कौन होता है, ज्यादातर सब ये डी ब्लॉक वाला। लेकिन हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कहां मिलेगा, बी ब्लॉक में। लेकिन डी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट है वो सब कोई ट्रांजिशन नहीं है। कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जो ट्रांजिशन नहीं। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण तत्व, तो ट्रांजिशन मतलब मिक्स एस और पी के बीच में है, इसलिए उसको संक्रमण बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, तो एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक, इसलिए ट्रांजिशन भी बोलते हैं इसको। और बहुत सारा कहानी है ट्रांजिशन कहने का। अब देखो यहां पर कौन कौन एलिमेंट है, यहां पर हमारा एलिमेंट दिया, ए में आयरन है ना, बी में है Mn, सी में है क्रोमियम, और डी में है, कौन है डी में, डी में हो गया हमारा SbH, सॉरी कहा जी, जिंक। सो आंसर इज जिंक। अब जिंक जो है ये ट्रांजिशन नहीं है।
अब तो मैंने बताया था ना कि मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं उसके पीछे हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो डी ट्रांजिशन क्यों नहीं? ओके, आते हैं समझते हैं। डी में जो देखे जिंक ट्रांजिशन नहीं है, बाकी सब ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का होने का शर्त क्या है भाई? ट्रांजिशन होने का शर्त क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट होने का, बोलो बोलो भाई। ट्रांजिशन होने का कंडीशंस क्या है, हमारा शर्त क्या है? पहली तो भाई इनकम्प्लीट, है ना? अरे क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो ठीक तो है, चलो इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट होगा, ठीक, इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होगा वो इनकम्प्लीट फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फील्ड करोगे, इनकम्प्लीट फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए, यानी पूरी तरह से भरा रहेगा। अब कब कब इनकम्प्लीटली? आइदर इन, यहां लिख देता हूं, इधर इन नॉर्मल स्टेट और मोस्ट स्टेबल स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन आइदर इन नॉर्मल स्टेट और इन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दोनों केस में से किसी भी एक केस में इसको इनकम्प्लीटली फील्ड होना होगा, आइदर इन नॉर्मल स्टेट में या उसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसको डी ऑर्बिटल को इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, होना पड़ेगा। आते हैं इसमें, देखोगे इसका 26 है, तो भाई क्या होता है हमारा? होता है ये 4s2 3d6, ये कितना होता है? 25, इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा? 4s2 3d5। तो डी में कितना है? 5 है, डी में 6 है, 5 है, तो डी में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10। तो ये 6 है, 6 है, तो इनकम्प्लीट है, 5 है, इनकम्प्लीट फील्ड है। तो ये ट्रांजिशन क्रोमियम में आते हैं, यहां पर ये 24 होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, यहां होगा 4s1 और 3d5। तो इसमें भी इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें होता है तुम्हारा 4s1 सॉरी 2 एंड 3d10। सो यहां पर डी पूरी तरह से भरा हुआ है। सो डी पूरी तरह से भरा हुआ मतलब ये ट्रांजिशन नहीं है, ये ट्रांजिशन नहीं है। अब एक सवाल इससे मैं और जोड़ देता हूं, इसी चीज से मैं और एक चीज बता देता हूं, ठीक है? वो चीजें क्या है देखो, वो चीजें ये है कि ठीक है सर, जिंक का आपने बताया 30 होता है इसका परमाणु संख्या, इसमें होता है 4s2 और 3d10, वेरी गुड, d1। लेकिन अगर मैं बोलूं सर कॉपर 29 है, तो इसमें भी 4s1 और 3d10 है, ये भी तो कंप्लीटली फील्ड है। सो इट इज व्हाई इट इज ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है, इसमें d10 है फिर भी ये ट्रांजिशन है। अब इसमें d10 है, ट्रांजिशन नहीं है। अब क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? मैंने दो बातें लिखा, आइदर इन नॉर्मल स्टेट और इन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से किसी में होना चाहिए। अब देखते हैं क्या कहानी है। चलो, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई? इसका में हो सकता है जिंक +2, तो जिंक +2 होगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो फिर ये 3d10 ही रहेगा। आई बात समझ? एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे ना, माइनस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, जिंक प्लस बन गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 3d10, फिर भी 3d10 रहा। अब कॉपर में आ जाओ, कॉपर का मोस्ट स्टेबल है, ये सिर्फ +2 ही बनाता है, दैट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक। तो नॉर्मल में भी d10, प्लस में भी d10। अब कॉपर में नॉर्मल में d10 है, लेकिन कॉपर जब +2 बनाता है
तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3d9। तो 3d9 मतलब अगेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिशन। आई बात समझ में? सिर्फ D10 होने से ट्रांजिशन नहीं होगा, उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हाल है। ओके, सो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया, कर लेना है, उतर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है CH3 CH2Br, CH3 CH2Br है ना, इथाइल ब्रोमाइड है, इसको रिएक्शन करवाया गया KOH के साथ, और यहां पर छोटा सा लिख दिया ALC, दैट इज एल्कोहलिक। इस पे ध्यान देने वाली बात है, और यहां से लिख दिया A बना। सो ये जो बना है ये क्या है, अब हमको निकालना है ये जो है ये क्या है। ठीक है, क्या बनेगा एक्चुअली, तो देखो ये जो एल्कोहलिक KOH होता है इसको पहले समझ लो। ठीक, अगर ये एल्कोहल, ये अगर यही KOH ऐसा होता है, दोनों रिएक्शन को साथ में लिख कर रखो, CH3 CH2Br, अगर यहां पर होता है KOH और यहां पर लिखा रहता है AQ, क्या है AQ, एक्वास यानी पानी में है, तो यहां क्या बनता, इसमें सीधा सीधा बन जाता हमारा ये OH जो है इस Br को हटा देता और उसके जगह ले लेता, यानी CH3 CH2OH बन जाता। क्या आता OH, CH3 CH2OH बन जाता, ये बनता हमारा, है ना, अल्कोहल बन जाता। क्या करता है, क्यों, क्योंकि एक K प्लस और OH माइनस ये आयन में टूट जाता पानी में, और ये OH इस कार्बन में मारता, अटैक करता, ब्रोमीन निकल जाता, और ब्रोमीन के साथ KBr बन जाता, साथ साथ KBr बनता है। अब यहां पर हमारा OH आ गया तो ये अल्कोहल बन जाता, लेकिन यहां अल्कोहल है, अल्कोहलिक KOH है, तो अब इस तरह तो दोनों सेम चीज तो है नहीं। अब यहां पर क्या होता है, देख ये अल्कोहलिक KOH होता क्या है कि ये जब इस माने ये जब अल्कोहल में होता है, यानी ये क्या है अल्कोहल में डूबा हुआ है, तो जब ये अल्कोहल में होगा तो मैंने मान लिया C2H5OH अल्कोहल है, जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है, होता क्या है, ये K यहां नीचे दिखा रहा हूं, ठीक है, अच्छा यहीं पर दिखा देते हैं, देखो यहां पर एस में हो जाता है ऐसे कुछ C2H5OK, या ये माइनस ये प्लस, ओके, यानी ये दोनों का रिएक्शन इस दोनों से, जब अल्कोहल में KOH को डालेंगे तो C2H5O, ओके, और इस OH और H से क्या होगा, इस OH और H से H2 निकल गया, और क्या बचा C2H5O। ये एक्चुअली थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण से इसका बेस है एसिड बेस, एसिड अल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक है, हल्का सा अम्लीय है, ये बेस है, क्षार है, भाई अम्लीय क्षार है तो रिएक्शन तो होगा, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर, ये नमक है, जल बन गया। आई बात समझ में, इसमें जो है अब इतने जो पार्ट है दैट इज बेस, ये क्षार है जो OH माइनस तक, इसीलिए बेस का काम क्या होता है, यहां से प्रोटॉन निकालना, यहां से प्रोटॉन निकालना, बेस का काम होता है यहां से प्रोटॉन निकालना। तो हमारे क्या करेगा, ये यहां से एक प्रोटॉन निकाल देगा यहां से, और यहां से Br फाइनली यहां दिखा जाएगा, तो यहां से हम बोलेंगे इस, देखो ये क्या है एक्चुअली, इसको सजा के लिखो तो ऐसा ना होगा, CH3 CH2, यहां Br है, यही ना चीज, सेम चीज है, इस Br इधर एक हाइड्रोजन, वो बेस क्या करता है, देखो बेस क्या करता है, यहाँ H2 है ना, एक H यहां रखो, तो ये हो गया CH3। आई बात समझ में, मैंने ऐसे लिखा इसको, कोई दिक्कत, CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं CH2H। अब वो जो बेस है, कौन था बेस,
अरे यार C2H5 O माइनस, ये बेस है। क्षार का काम होता है प्रोटॉन लेना, इस प्रोटॉन को ले लेता है, अब ये बॉन्ड यहां जाता है और ये Br निकल जाता है। तो होता क्या आखिर, मैं इतना बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता दिया। देखो यहां होता है क्या आखिर, ये बेस प्रोटॉन को ले लिया, यहाँ डबल बन गया यानी CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन गया एल्किन क्योंकि Br निकल गया। अब इस C2H5O ये H को लेगा तो क्या बनेगा, C2H5O एल्कोहल बन जाएगा। ये Br जो निकला है, ये Br निकला है, इधर K प्लस भी तो है ना, उधर K प्लस के साथ Br होगा तो KBr बन जाएगा। ये होता है इसका अंदर का रिएक्शन। तो यहाँ एल्किन बनता है और यहाँ क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर एक्वास है तो अल्कोहल बनेगा ये वाला, और यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें तो ये वाला जो लिख दिया ये तो अल्कोहल का मीडियम था, अल्कोहल मीडियम में अल्कोहलिक वापस चला गया, लेकिन मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये बना एल्किन बना, इससे हमको एल्किन मिला, लेकिन इससे हमको अल्कोहल मिला। जब एक्वास के OH तो याद रखो एक्वास में अल्कोहल, एक्वास से अल्कोहल और अल्कोहलिक से हमारा बनता है एल्कीन, तो ये एल्कीन बनेगा। तो यहां पर ए क्या होगा, दैट इज यही ए है हमारा, ये बोला तो ए क्या बनेगा, सो बनेगा इथिलीन। आई बात समझ में, चलो आज छोड़ देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से बाकी जितना बचा हुआ है वो चीजें हम लोग करेंगे। ओके चलो थैंक यू। और करना था